तो लास्ट हमने देखा था द टाइप्स ऑफ एनिमेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन पाइपलाइन के साथ। देखिए, अगर कोई पूछे कि हमारा अरेना का कोर्स कैसे बना हुआ है, मेंटेन कैसे किया हुआ है, हमने उसको मेंटेन 3 हिस्सों में किया हुआ है। तो उसे प्रोडक्शन पाइपलाइन कहते हैं। देखिए, प्रोडक्शन बोले तो उत्पादन, किसी चीज का उत्पादन। प्रोडक्शन पाइपलाइन मैं अगर आपको चलिए समझाता हूं उसको एक रॉ तरीके से। देखिए, हर एक चीज को बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, हमारे को कड़ीबद्ध तरीके से उसे तैयार करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा प्लॉट एरिया पड़ा हुआ है 10,000 स्क्वायर फीट का। ठीक है, मैं बहुत पैसे वाला बंदा हूँ, तो मैं कहता हूँ जी चलो जी इस पे कुछ बनाया जाए, इस पे बिल्डिंगें खड़ी करके फ्लैट बेचूंगा, करोड़ों के कमाऊंगा, मैं डबल क्या ट्रिपल कमा लूंगा। तो सबसे पहले मैं किसके पास जाऊंगा? मैं आर्किटेक्ट के पास जाऊंगा। तो आर्किटेक्ट क्या करता है? पेपर वर्क करता है। उसके अलावा मैं और भी जगह पे बहुत जगह पेपर वर्क के लिए जाऊंगा, लाइसेंस डिपार्टमेंट में जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, एनसीडी की तरफ जाऊंगा, 100 चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, नक्शे तैयार हो रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। तो जब ये सारा काम हो जाता है, सरकार की तरफ से लाइसेंस मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, आर्किटेक्ट नक्शा तैयार कर लेता है, फिर वो दिन आता है जब उस पर प्रैक्टिकली काम करना शुरू हो जाता है। नींवें खुदती हैं, स्ट्रक्चर खड़ा होता है, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, बिल्डिंग तैयार हो गई। ठीक है, फिर उसके अंदर सारे अंदर के इंटीरियर्स बनाए जाते हैं, खूबसूरत किया जाता है बिल्डिंग को, लाइटिंग वाइटिंग की जाती है, प्लम्बिंग वगैरह वगैरह, पार्क वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब। फिर आता है तीसरा आपका, अब उसको बेचना है। ठीक है, बेचना है उसको, तो उसके एडवर्टीजमेंट्स करना, ये करना, वो करना, फलाना ढमकाना। हाँ, तो ये तीसरा प्रोसेस हो गया। तो ये हो गया आपका एक सोसाइटी बनाकर उसको बेचना। उसी तरह सिनेमा के अंदर भी एक कड़ीबद्ध तरीका होता है जिसके साथ एक सिनेमा को बनाया जाता है। जब मैं सिनेमा की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर एनिमेटिक्स भी आ जाता है, सिनेमैटिक्स एंड एनिमेटिक्स। तो इसको नाम दिया जाता है प्रोडक्शन पाइपलाइन। प्रोडक्शन पाइपलाइन में मुख्य तौर पे ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, पहले आता है प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, और उसके बाद आता है इसमें प्रोडक्शन, और तीसरा आता है इसके अंदर, मैंने ऊपर गलत लिख दिया, सॉरी, बेग योर पार्डन। लास्ट में आता है पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो ये पाइपलाइन के मुख्य बिंदु हैं जिन पे काम किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये है क्या, स्टेप वाइज। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है। आप डेफिनेटली स्टूडियोज में जाएंगे, वहां पर डिवीजन बने होते हैं। प्री प्रोडक्शन डिवीजन अलग होता है, पोस्ट प्रोडक्शन अलग होता है, प्रोडक्शन डिवीजन अलग होता है। तो आपको वहां समझ आनी चाहिए कि कहां पर क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये आपको अगेन वही चीज है, लिटरेट बनाने वाली चीज है। तो सबसे पहले हम आएंगे प्रोडक्शन के अंदर, प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन में मैं सबसे पहले आना चाहूंगा लिटरेचर, साहित्य। ठीक है, साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है मुसीबत है,
हाँ जी, इसमें सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इट हैज टू बी इन वन वर्ड और कपल ऑफ वर्ड्स। कॉन्सेप्ट का माने क्या है, कोई बता सकता है? बिल्कुल। हाँ जी, मेरे को ऑफलाइन से एक जवाब तो मिल गया। ऑनलाइन? सर कॉन्सेप्ट का मतलब कि वो किस तरह से, मतलब उसका बेस क्या होएगा चीज का। अच्छा जी, आप कह रहे हैं उसका बेस क्या होगा। ओके ठीक है, फाइन। और कोई? ओके जी, ऑफलाइन में मेरे को मिला जवाब थीम। सर क्या प्रोसेस के थ्रू से काम करेंगे जो वर्क, वो कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा जी, ठीक। चलिए जी, एक सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ। आइडिया, बेसिक आइडिया, ठीक है। थीम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, कॉन्सेप्ट जो वर्ड है तो बहुत छोटा सा है, बट इसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि फिल्म बना ली, जो ऐसी बन जाती है फिल्में तो फिर वो चलती नहीं। लोगों का मूड देखा जाता है, लोगों की सोच को समझा जाता है, करंट सिचुएशन क्या है, हालात क्या है, उसको देखा जाता है, ठीक है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिल्में बनती हैं। आजकल आपने देखा है कि हम बड़े घिरे हुए हैं बॉर्डर पे, उधर चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह। तो अब वो पाकिस्तान के साथ वो झगड़ा फसाद हुआ तो वो एक फिल्म बन गई, उरी, है ना। तो बड़ा हुआ जी कि हाँ देखो सर्जिकल स्ट्राइक की है, ये है वो है, ठीक है। यार मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक इनको चाइना के साथ भी करनी चाहिए ना। वो तो कब्जा करके बैठ गया, उसने तो गांव बस्ती बसा ली है जी अरुणाचल प्रदेश में। अब उसको हाथ कौन लगाए, वो तो अंदर तक घुस जाएगा। तो वो बेचारा एक फटीचर सा देश है, मुल्क है पाकिस्तान, उसका बैंड बजाते रहते हैं, ठीक है। मरे हुए, पहले वो मरा हुआ है, वो बिल्कुल एकदम खत्म नहीं है वो तो। चाइना पे हाथ लगाकर दिखाओ। खैर, तो फिल्में बनने लग जाती हैं जी, उरी बन गई, एलओसी बन गई, बॉर्डर बन गई, वगैरह वगैरह, है ना। हाँ एग्जैक्टली, भुज बन गई। फिर जब इन्होंने सैटेलाइट छोड़ा था मार्स के लिए, उसके ऊपर एक बन गई, हाँ, मंगल समथिंग था, मिशन मंगल। तो लोगों को ध्यान में रखकर, माहौल को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती हैं, ठीक है। एक जमाना था जब ये हिंदुस्तान ना क्या करता है, मिग जहाज लेता है रशिया से। मिग अभी भी लेता है, बहुत पुराने जहाज आए हैं, 70s के हैं टेक्नोलॉजी। तो अब नए लेने शुरू हो गए पिछले 15 सालों से, बट उससे पहले ये पुराने जहाज लेता था, फिर उसको रेनोवेट किया जाता था, थोड़ा सा एड ऑन किए जाते थे, कुछ अमेरिकन जो हैं मशीनरी बीच में फिट की जाती थी, मतलब मिक्स करके बनाया था, और साथ में कुछ इंडियन टेक्नोलॉजी। अब क्या होने लगा कि ये जहाज गिरने लगे, अब करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए हुए थे, अब जहाज गिरते उससे नुकसान होता करोड़ों का, और अगर पायलट अगर मर जाता है तो पायलट पे भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, एक वो मरता है, और आपका एक मुल्क का एक बहुत ही बड़ा एक जांबाज जो एक सोल्जर है वो शहीद हो जाता है। तो ये किस्सा चलता रहा। तो ऐसी एक बार रूटीन फ्लाइट पर एक विंग कमांडर था, बहुत छोटी एज का था वो, 25-26 साल का। तो रूटीन फ्लाइट पे था। जब रूटीन फ्लाइट होती है तो क्या होता है कि रूटीन फ्लाइट में क्या होता है कि प्लेन को पहले से ही, हाँ जी, प्लेन को पहले से ही इक्विप किया जाता है, मीन्स हर चीज से लैस किया जाता है, उसमें वेपन्स लगाए जाते हैं, सब कुछ उसमें रखा जाता है, फ्यूल पूरा होता है, पूरी मिसाइल्स, आर्म्स, बॉम्ब्स वगैरह, एवरीथिंग। अभी आपने सुना होगा एक न्यूज, अभी जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था,
तो जिसमें हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ के थे वो मारे गए। तुम्हारे को पता नहीं है? तेरे को नहीं पता? तू कहाँ से आ गया डिफेंस लाइन में? तो तुम्हारे पापा तू तो नहीं है ना? चल चल जाना है तो फिर एरिना ज्वाइन क्यों किया? गुड। तो उसमें एक पायलट थे जो अरुण नाम था उनका, वो अभी हाल फिलहाल में मरे हैं, अभी शहीद हो गया। उनको शौर्य चक्र अवार्ड मिला था। वो हुआ ये था कि वो तेजस उड़ा रहे थे, उसमें उनका को पायलट भी बैठा हुआ था। अब हुआ ये कि तेजस ऊपर आसमान में खराब हो गया, मगर उनकी इतनी अकलमंदी थी, इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने जहाज को नीचे लैंड करा दिया, खराब जहाज को। और वो भी रूटीन फ्लाइट पे थे, पूरा आर्म्ड होता है वो, उसमें पूरे हथियार वगैरह सब होते हैं। अगर एक छोटे से कस्बे के ऊपर गिर जाए ना तो हजारों लोग मारे जाएंगे। तो इसलिए उनको उसके लिए शौर्य चक्र मिला था। ठीक है, तो ऐसा ही एक वारदात हुई उस जमाने में। तो वो भी रूटीन फ्लाइट पे थे, वो नौजवान हमारे युवा पायलट मिग जहाज उड़ा रहे थे। तो राजस्थान के किसी गांव के ऊपर से जा रहा था, तो यकायक उसके इंजन बंद हो गए। अब वो पायलट सीट से इजेक्ट हो सकता था, मगर उसने जब कैलकुलेट की कि वो किस लैटिट्यूड पे है, लॉन्गिट्यूड पे है, तो उसने ये पता किया कि जहाज सीधा गांव के ऊपर गिरेगा। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था कि वो बैठकर किस तरह उसको क्रैश लैंडिंग कराए। टाइम पर आया करें सभी। वो तो फौज में जा रहा है, पंक्चुअलिटी लेकर आओ अपनी। मेरे ग्रैंड डैड वो भी कर्नल थे, मेरे डैड मेजर थे। वो खैर वो तो कोर ऑफ इंजीनियर्स पे थे, इंजीनियर थे वो रेडार सिस्टम के साथ रहते हैं हमेशा, उनके अंडर था सारा। तो वो बांग्लादेश वॉर के टाइम पे काम लड़े थे वो साथ। खैर, तो अब क्या हुआ कि जी वो खराब हो गया उस गांव के ऊपर। अब उसने कहा कि किस तरह क्रैश लैंड कराऊंगा, बाकी दिख ही जाएगी जो होगा। तो फाइनली क्या हुआ, उसने एक खेतों में जाकर उसको क्रैश करा दिया। लैंड तो कर नहीं पाया, वो क्रैश हो गया, जिसमें उसको शहादत मिली। बड़ा बवाल उठा, लोग सड़कों पर आ गए, जुलूस निकले। ये क्या धांधली हो रही है, तुम पुराने प्लेन लेते हो, पैसा खा रहे हो पॉलिटिशियंस वगैरह के अगेंस्ट। तो उसी वक्त फिल्म उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक फिल्म बनी, रंग दे बसंती। ठीक है ना, तो वो जबरदस्त हिट हुई थी फिल्म। तो ये होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मौका देखकर बनाया जाए फिल्मों को। लोगों में जब नेशनलिज्म भरा होता है तो ऐसी फिल्में बननी शुरू हो जाती हैं। लोग जब बड़े परेशान होते हैं तो कुछ माहौल को थोड़ा सा ठीक करने के लिए कुछ कॉमेडी फिल्में बनने लग जाती हैं। इसकी रिसर्च होती है बाकायदा। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिराइव्ड कॉन्सेप्ट। डिराइव्ड कॉन्सेप्ट ये हर कोई नहीं निकाल सकता, ये बहुत ही रेयर टू द रेयरेस्ट होता है। ये मेरे ख्याल से वंस इन अ ब्लू मून हो गया, और बहुत ही डेयरिंग है ये। तो इसका भी मैं जो बता रहा हूं ये एक ट्रू स्टोरी है, एक फिल्म से जुड़ी हुई है। फिल्म का नाम है टाइटैनिक। जेम्स कैमरून इसके डायरेक्टर। ये फिल्म आई थी 1999 में। ठीक है, इसकी स्क्रिप्ट इन्होंने लिख ली थी 93-94 में, और इसको बनाना शुरू कर दिया था। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक मैगजीन आती है जिसका नाम है टाइम्स मैगजीन, तो मैं उसको पढ़ता हूं, मैंने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये बात है फिल्म आई थी 1999, तो 2003 में हाँ, ये मैगजीन लॉन्च हुई। फ्रंट पेज पे जेम्स कैमरून की फोटो थी, क्योंकि उसके अंदर उसका इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि भाई आपको टाइटैनिक क्यों बनाई आपने, वजह क्या थी? लोग तो जानते थे टाइटैनिक के बारे में कि डूब गया था एक जहाज, नया जहाज एकदम ब्रांड न्यू, जिस दिन चला उसी दिन डूब गया, जिसे कहा जाता था वो कभी नहीं डूब सकता।
तो कहते हैं जी, हुआ ऐसे, कहते हैं ये बात है 80s की बात है, 86 87 के आसपास की। मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा था, किताबें पढ़ रहा था। तो किताबें मैंने निकाली, एक किताब निकली, उसका नाम था टाइटैनिक। कहता है पढ़ तो पहले भी चुका था, तो मैंने कहा चलो एक बार फिर। तो जो किताबों के शौकीन होते हैं वो बार बार भी पढ़ लेते हैं कहानी। टाइटैनिक के बारे में हम सब जानते हैं। स्कूल टाइम पे, जैसे मैं स्कूल में था, तो हमारे को एक छोटा सा एक नॉवल लगा था टाइटैनिक। तो उसको बड़े खूबसूरती से बताया गया था। तो हमें भी मालूम था जहाज डूबा था, एक आइसबर्ग से टकरा गया था। तो कहता है कि वो जब मैंने नॉवल पढ़ना शुरू किया, कहता नॉवल में पहले भी पढ़ चुका था, और जो हुआ वो दोबारा हुआ। वो ये हुआ कि नॉवल के अंत में पहुंचते ही मैं रो पड़ा एकदम, मेरे आंखों से पानी छलक आया। कहता है क्यों? क्योंकि वो कहानी ये बताती है कि इंसान एक ऐसे मौके पे आकर कैसे हैवान हो जाता है, कितना कोल्ड ब्लडेड हो जाता है। एक कहानी उसके ऊपर। जहाज डूब गया वो तो था, मगर जो लास्ट में हुआ वो सबसे बड़ा एक भयानक या भयावह चीज थी। कहते हैं कि अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नॉवल जैसी मैं बनाता फिल्म, तो लोग अपना सर पकड़ कर बता रहा है ये क्या देख लिया हमने। तो उसने फिर बताना शुरू किया। कहता है कि जहाज जब डूब रहा था, आधा अंदर था आधा बाहर था, और जहाज में कुछ गिनती की नाव थी, तकरीबन 30-40 नाव थी, और हर एक नाव में 100 के आसपास बंदा आ सकता था, अप्रोक्सीमेटली 75-80 के आसपास। मगर ऐसा नहीं किया गया। उस नाव में उन्हीं लोगों को बिठाया गया जो बड़े अमीर ज्यादा थे, अमीर अमीर लोग थे। उस वक्त भी बहुत ज्यादा रेसिज्म बहुत था अमेरिका या यूरोप के अंदर। गरीब अमीर के अंदर फर्क, ऊंच नीच, वो भी बहुत मानते थे। तो अब क्या हुआ, नावे में वो वही लोग बैठे थे, तकरीबन 20-25 लोग, और वो नावे दूर लेकर भागने लगे सबके सब। क्यों? क्योंकि अब जो जहाज था वो फाइनल सिंक लेने वाला था, डूबने वाला था। तो जब कोई बहुत ही बड़ी चीज पानी में डूबती है तो वो एक व्हर्लपूल बनाती है, खिंचाव बनाती है, सक्शन। तो जिससे क्या होता है, आसपास की चीजें भी अंदर चली जाती है। तो लोग भी तैर तैर कर किस तरह कोशिश कर रहे थे कि दूर भागे। और जहां टाइटैनिक डूबा था वो साइबेरिया का इलाका था, रशियन टेरिटरी के पास, जहां पर टेम्परेचर ही -30 के आसपास का होता है। तो अब क्या हुआ, जब जहाज डूबा, और उसे ब्लैक सी इसलिए कहा जाता है उस तरफ को क्योंकि काफी गहरा है। तो जब ये डूबा तो तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे जाकर गिरा, 4 किलोमीटर नीचे। तो जब वो डूब गया तो कुछ लोग तो अंदर चले गए बेचारे, कुछ लोग फिर भी बाहर पड़े हुए थे, चीख चिल्ला रहे थे कि कोई मदद के लिए आ जाए। तो ठंड बहुत थी। कहते हैं उसमें एक सीन आपने देखा होगा कि जिसमें हीरो एक हीरोइन को एक तख्ते के ऊपर लिटा देता है। कहता है एक्चुअली उस तख्ते के ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, उस तख्ते के ऊपर वो बंदा लेट गया था जिसने नॉवल लिखा, जो बच गया था। तो कहते मैंने देखा कि अमीर लोगों ने क्या किया, अमीर लोगों ने अपनी गन्स निकाली और जो गरीब लोग थे उनको शूट किया। ठंडे पानी में क्या होता है कि लाशें फूल जाती हैं बहुत जल्दी। तो 2-3 लाशों के ऊपर वो चढ़कर बैठ गए थे कि डूबे ना कहीं। तो उनको एक तरह से लाइफ बैग बनाया उन्होंने। उसके बाद ठंड इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कुछ गर्म करने के लिए चाहिए था, तो उन्होंने उनका खून भी पिया था। They sucked their blood। ये हालात थे उस वक्त। तो कहता है ये कहानी इतनी मार्मिक कहानी थी कि मैंने सोचा कि जहाज डूब गया है। कहता तब भी मेरे फिल्म बनाने का कोई इरादा नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था दूर दूर तक। तो मैंने कहा इस टाइटैनिक को ढूंढा जाए, क्योंकि जब ये जहाज डूबा था 1913 या ऐसी कुछ 14 को, तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतनी अच्छी पनडुब्बियां नहीं थी कि इतने नीचे तक जा सके। तो उसने कहा कि फिर ये डूबा ही रह गया, कोई वहां तक गया नहीं कभी। कहता फिर जब वक्त आया, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, 80 का दशक था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको ढूंढा जाए। मगर बदकिस्मती से वो रशिया की टेरिटरी में था, और उस वक्त यूएस और रूस के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी काफी। परमिशन लेना बड़ा कठिन था। परमिशन मिल गई किसी तरह।
कमीशन में ये कहा गया कि भाई जेम्स कैमरून होगा और उनके साथ उनका कैमरामैन, बाकी सारे हमारे लोग होंगे फौज के, और पनडुब्बी भी हमारी नेवी की होगी। वो शर्त मान ली गई। तो उन्होंने गोता लगाया इन द ईयर 89 के आसपास की बात है। तो गोता लगाया और क्या बताता है कि हम जैसे जैसे नीचे जा रहे थे प्रेशर बढ़ रहा था पानी का, जिससे पनडुब्बी में आवाजें भी आने लगी थी, जैसे निचोड़ रहा होता है ना कोई, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो कहता है जब हम बिल्कुल नीचे तक आए, फर्श तक आए, तो हमने अपना सोनार ऑन कर दिया। सोनार मालूम है ना क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सोनार? अच्छा, यहां पर अगर मान लो कोई जहाज उड़ता हुआ आ रहा है, प्लेन, तो मेरे को कैसे पता लगेगा? रडार से पता लगेगा ना। तो पानी के अंदर सोनार होता है। तो पानी के अंदर क्या होता है कि एक तरंग छोड़ी जाती है, वो तरंग दूर तक जाती है और जो भी आसपास चीजें हैं उनसे टकराकर वापस आती है और उसे एक आकार बनता है, 3 डायमेंशनल इमेज बन जाती है, उसे सोनार रेस कहते हैं। तो कहता है जब नीचे आए, धरातल पर आए, तो हमने सोनार फेंका, तो उससे हमें लगा कि कुछ मीटर की दूरी पर, 100-200 की मीटर दूरी पर कोई एक बहुत बड़ी चीज है। कहता जहाज आगे बढ़ने लगा, हमने लाइटें ऑन कर दी। पानी ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी धुंध में जा रहे हो। तो धीरे 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 करते हमारे सामने वो बड़ा आकार आने लगा, तो देखा वो जहाज था। कहता बहुत ही डरावना लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूतिया हाउंटेड शिप हो। कहता और सबसे एक रुला देने वाली चीजें ये नजर आई कि आसपास कुछ चीजें बिखरी हुई थी। एक बैग पड़ा हुआ था, ठीक है, और एक गुड़िया पड़ी हुई थी, कुछ प्लेटें बिखरी हुई थी। और उसके बाद कहता है कि हम पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाया। अंदर हम जा नहीं सकते थे क्योंकि पनडुब्बी तो बहुत बड़ी थी, दूसरा जहाज एकदम गल चुका था। तो उसके बाद कहता है हम लोग ऊपर आ गए, तस्वीरें वगैरह खींची, ये सब किया, ऊपर आ गए। कहता है मन में हलचल रही। मैंने कहा कि मेरे को वो जहाज किसी तरह उसमें से कुछ निकालनी है चीजें, मेरे को वहां से कुछ लेकर आना है सबूत के तौर पर, मुझे फिल्म बनानी है। तो फिर इसने तैयारी शुरू कर दी। इसने ऐसे रोबोट्स बनाए जो कि मानव रहित रोबोट्स थे, पनडुब्बियां थी, जो जैसे अंदर बड़ी पनडुब्बी में बैठ के कंट्रोल किया जा सकता था। उनके आगे हाथ भी थे कि चीजों को उठाने के लिए, हटाने के लिए। तो उसके बाद उसने उन पनडुब्बियों को लेकर फिर दोबारा परमिशन वगैरह मांगी, मिली उन्हें, और उन्होंने गोता लगाया। दैट वाज द ईयर 92 की बात है। 92 स्कूल में था मैं, और ये इसका टेलीकास्ट किया गया था दूरदर्शन में, और डिस्कवरी वाले लोग थे इसको दिखाने के लिए। ये आया था रात के तकरीबन, सुबह अर्ली मॉर्निंग के तकरीबन 3 बजे के आसपास, और तकरीबन 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम था। दैट वाज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो रोंगटे खड़े कर देना, वाकई सारी दुनिया देख रही थी इस चीज को, लाइव टेलीकास्ट को। तो उसमें दिखाया कि वो जैसे से नीचे जा रहा है, फिर अंदर गए, वो जहाज के अंदर बॉल ट्यूब मिला जहां बॉल डांस करते थे, झूमर लटका हुआ है। ये सारे फुटेज उससे फिल्म में भी दिखाया है, रियल फुटेज। फिर एक बेडरूम दिखाया जहां पे बेड चटक चुका है, टूट चुका है। फिर एक तिजोरी है जहां पर कैप्टन का कमरा था, ठीक है, उस तिजोरी को निकाला गया वहां से खींचकर। फिर और चीजें उठाई, नेकलेस पड़ा हुआ मिला, एक कंघियां मिली, बहुत सारी चीजें उठाई उन्होंने, और उन चीजों का इस्तेमाल उन्होंने फिल्मों में भी किया था, दिखाया गया था। उसके बाद वो आया, और फिर तो जी पूरी दुनिया में धूम मच गई कि टाइटैनिक मिल गया। लोग ये जानते थे कि हाँ भाई हादसा हुआ था, आइसबर्ग से टकराया था, बट क्या हुआ था वो अब वो उत्सुक हो गए सभी। और जब सबको पता लगा कि फिल्म बन रही है, तो अब लोगों से इंतजार ना हुआ। और कहते हैं जब 1999 में ये फिल्म रिलीज हुई, तो उसने 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट दिया, 10 टाइम्स। सुपर डुपर हिट, और वो 13 के 13 ऑस्कर अवार्ड ले गई फिल्म को, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ये होती है फिल्में बनाना, जो कि एक डिराइव कॉन्सेप्ट को उन्होंने बनाया खुद, उसको बनाकर दुनिया के आगे पेश किया, उनके दिलो दिमाग में डाली बात, और फिर फिल्म बनाई। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं। तो कॉन्सेप्ट
आप देख रहे हैं, अभी हम लिटरेचर की बात कर रहे थे। कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत आसान चीज लग रही है, बट बहुत मुश्किल काम है ये। तो हम देख रहे हैं प्री प्रोडक्शन के अंदर हम देख रहे हैं लिटरेचर। इसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है, फिर आता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस ये एक आध सेंटेंस पे होना चाहिए। सिनॉप्सिस, मान लो हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा एडवेंचर, मान लेते हैं एडवेंचर, ठीक है। अब एडवेंचर किस चीज का, तो सिनॉप्सिस में मैं लिखूंगा इट इज ऑल अबाउट द एडवेंचर ऑफ सिंदबाद द सेलर। तो जब मैं सिंदबाद का नाम लेता हूं तो एक कहानी, एक शख्स मेरे दिमाग में आ जाता है, वो है ये पर्शियन कहानी है, पर्शिया की कहानी है, सिंदबाद द सेलर। एक ऐसा, ये देखें सिंदबाद, तो ये पर्शियन कहानी है जिसमें एक राजकुमार है, उसे समुद्री यात्राएं करने का बहुत शौक है, और समुद्री यात्राओं में उसे बहुत कुछ मिलता है, जादूगर, ये वो, राक्षस, डीमन, विचेस, विच क्राफ्ट, सुंदर सुंदर प्रिंसेस, और फिर इसमें रोमांस भी है, प्यार मोहब्बत भी है। तो बहुत जबरदस्त फिल्म सिंदबाद द सेलर। तो जैसे ही मेरे दिमाग में सिंदबाद, मैं अगर सिनॉप्सिस में लिखता हूँ इट इज ऑल अबाउट सिंदबाद द सेलर, तो मेरे को क्लिक हो जाएगा, ओके तो ये तो समुद्री यात्राओं से भरपूर होगी, अमेजिंग, ठीक है। अगर जैसे आपके सामने अलादीन का नाम ले तो आपके पास वो चिराग भी सामने आ जाएगा जिसमें जीनी होता है, ये सब चीजें, कारपेट उड़ता हुआ, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है। अगर आपको एपिक स्टोरी महाभारत की बात करें तो आपके सामने सारे पात्र सामने आ जाते हैं, बस वो सिर्फ बताना होता है कि महाभारत, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सिनॉप्सिस। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। नॉवल तो आप में से कोई भी नहीं पढ़ता होगा, ठीक है ना। देखिए, आपकी विजुअलाइजेशन और हम लोगों की विजुअलाइजेशन में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे टाइम पर सेलफोन नहीं थे। सेलफोन जो मैंने पहली बार इस्तेमाल करना शुरू किया 2000 में शुरू किया, बड़ा महंगा होता था। मेरे पास मोटरोला का होता था, पहले मोटरोला के ही आए थे, उससे पहले सेलफोन नहीं होते थे, ठीक है। और मैं अभी भी सेलफोन के ऊपर कहानियां पढ़ना पसंद नहीं करता, मेरे को पन्ने पलटना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नॉवेल्स पढ़ता था, जेम्स हेडली चेज के नॉवल वगैरह, जासूसी नॉवल, जैसे जेम्स बॉन्ड सीरीज के होते हैं ना, बिल्कुल वैसे कुछ। तो हम जो नॉवल पढ़ते थे, अब जो नॉवल में लिखा होता था उस चीज का हम वातावरण खुद अपने दिमाग में बना लेते थे, समझ गए। अगर वो कोई चीज बता रहा है तो उस सीन को हम खुद डेवलप करते थे अपने दिमाग में। तो इसलिए हम लोगों की विजुअलाइजेशन जो है, इट इज फार फार स्ट्रॉन्गर देन द जनरेशन राइट नाउ इन विच यू आर। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को एक ऐसा सीन बना के दिखाओ, ऐसा कुछ बोलकर मैं बोलूं, तो आप परेशान हो जाओगे, कैसा 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 कैसा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को उस हिसाब से मेंटेन नहीं किया, यू नो, लाइक दैट। तो लिटरेचर पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इस इंडस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं सिंदबाद द सेलर बोली मैंने, तो सिंदबाद द सेलर, अब सिंदबाद को आप सही माने में तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, उसकी शख्सियत कैसे थी। अब जैसे मैं एक मेरा मॉडल आप कह सकते हैं, हीरो है, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, वो है एडोल्फ हिटलर। तो आप बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं सर, ये तो पागल है। ठीक है, वो उसे कुछ बुरे काम किए थे बाद में, मगर
उसकी जो शख्सियत थी वो जबरदस्त थी, तो मैं उसकी पॉजिटिव चीजों को समझता हूँ, तो मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ कई चीजों में। जो गलत है वो गलत था डेफिनेटली, ठीक है। तो उसने अपने मुल्क को, जो बिल्कुल खत्म हो चुका था, उसने दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बनाकर खड़ा कर दिया। आज जितने भी आप B2 बॉम्बर देखते हैं, ये मशीन गन्स देखते हैं, ये कोल्ड पिस्टल्स वगैरह देखते हैं, ये मिसाइल्स देखते हैं, ये सब बना चुका था। इन्वेंट इसी ने कराई। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने मिसाइल्स दाग रही थी इंग्लैंड के ऊपर, इसने पहली बार बनाई। गलती इसने की, इसने वॉर जल्दी छेड़ दी। इसने मिसाइल्स प्रॉपर उसका टेस्टिंग नहीं की और इसे बस प्रोडक्शन किया और छोड़नी शुरू कर दी, तो वो ट्रैजेक्टरी थोड़ी गलत जा रही थी उसकी, क्योंकि एकदम बनाकर उसने छोड़ना शुरू कर दिया। तो फिर बम्बार्डिंग करके उसकी सारी फैक्ट्रियों को उड़ा दिया गया। B2 बॉम्बर जो आज की डेट पे है, वो तब बना चुका था, उसका डिजाइन कंप्लीट, ठीक है ना। तो जितने भी मशीन गन, हैवी मशीन गन्स वगैरह सब इसी ने बनवाई, तो दिमाग ऊपर तक जबरदस्त। तो खैर, बात हम कर रहे हैं कि नॉवल की बात कर रहे हैं, लिटरेचर के। मान लीजिए आप एक नॉवल, एक नॉवलिस्ट है आपका, एक बड़ा अच्छा ऑथर है जो नॉवल लिखता है। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी ध्यान से सुने। तो उसके 3 एडिशन निकले हैं, 3 नॉवल निकले हैं। ओरिजिनल नॉवल ले जाओ तो बड़े महंगे मिलते हैं, 1500, 1600, 800, 900। मान लो 900 का है और आपके जेब में इस वक्त सिर्फ 1000 रुपए हैं। अब बोलते हैं चलो यार एक नॉवल तो लूं, ठीक है। आप बुक शॉप में घुसते हैं। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बेस्ट नॉवल कौन सा है तीनों में से? ये ध्यान रखकर चलेंगे कि अब मैं उस जमाने का जिक्र कर रहा हूं जब इंटरनेट नहीं था। ये तो आप इंटरनेट पे जाकर वो देख सकते हैं, हाँ, कि सबसे बेस्ट कौन सा है, सबकी वो आ जाती है। जैसे हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं ना फिल्म के रेटिंग्स में। मान लो ये इंटरनेट का जमाना नहीं है, अब आप कैसे पता करेंगे कि बेस्ट नॉवल कौन सा है? जो सर कम अवेलेबल होगी वही बेस्ट होगी। हाँ जी, जो सर कम अवेलेबल होगी स्टोर पे वही बेस्ट होगी। जो कम नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए सबकी चाहत अलग होती है। सर ऑथर के नेम से। नहीं, ऑथर एक ही है जी, वही उसने ऑथर निकालेगा। सर नॉवल के पीछे लिखा होता है। नॉवल के बैक साइड पे कुछ लिखा होता है, थोड़ा सा स्टोरी का सारांश होता है, ठीक है। वो सारांश, उसकी यहां हम जिक्र करेंगे। उसे कहा जाता है स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन ये पैराग्राफ में होता है, या कपल ऑफ पैराग्राफ, ज्यादा नहीं। हाँ, समरी उसकी। इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है, रियल एग्जांपल नहीं, और थोड़ा मजे लेने के लिए, तो मैं सबको सुनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। मेरे पास एक कहानी है, मैंने कहानी लिखी, बड़ी जबरदस्त कहानी। 1 पन्ना, 2 पन्ना, 10 पन्ने, 20, 100, 200, 300, 400, 800 पन्ने लिख डाले मैंने, एक गट्ठा बन गया पूरा। तो मैं किसी को कहता हूँ यार मैंने स्क्रिप्ट लिखी है यार, क्या करूं, कोई बता ना। तो बोलेगा मैं उनको जानता हूँ, वो क्या कहते हैं, राकेश जी को जानता हूँ, जो उसके डैडी हैं, रोशन साहब, हाँ ऋतिक रोशन जी। तो मैं वहां चला जाऊँ, उनको दिखा। तो चलो जी, मैं वो गट्ठा लेके पहुंच जाता हूँ मुंबई, किसी ने अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो राकेश जी के पास जाके उनको दिखाता हूँ गट्ठा, राकेश जी पढ़िए इसको। तो उसको देख के तो पहले चक्कर आ जाएंगे कि पूरा गट्ठा कहाँ पढ़ूंगा मैं। वो यही बोले रख जाओ देखते हैं, हम देखेंगे। वो कौन पढ़ता है? अब सीन नंबर 2, मैं एक पन्ना लेकर जाता हूँ, उसमें मैंने स्टोरी लाइन लिखी हुई है। मैं कहता हूँ राकेश जी एक बार ये स्टोरी लाइन पढ़ ली। हाँ हाँ प्लीज प्लीज बैठो, चाय पियोगे? हाँ, तो बिस्किट भी लाओ, ये सब कुछ लाओ। अब वो स्टोरी लाइन कुछ ऐसे लिखी होगी कि एक साइंटिस्ट है, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ गाड़ी में जा रहा होता है, तभी यूएफओ आती है, कार क्रैश हो जाती है, साइंटिस्ट मर जाता है, और जो बच्चा पैदा होता है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है, सुपर हीरो की तरह, उसमें शक्तियां आ जाती हैं। तो रोशन साहब उछल पड़ेंगे सोफे से, अरे वाह बेटा तेरी तो लाइफ बन गई। किसकी? उसके बेटे की। तू बन गया क्रिश,
ठीक है ना, तो वो उसे प्लॉट मिल गया है, प्लॉट, इट्स अ प्लॉट बेसिक। तो अगर हमारे पास कहानी होती है, हम उसका स्टोरी लाइन लिखते हैं, कहानी बाद में बनाई जाती है, बीच में विलन डालना है, हीरोइन डाल, कई फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें हीरोइन का, वैसे मैक्सिमम हिंदी फिल्मों में हीरोइन का कहीं कोई लेना देना नहीं होता, वो बेवजह डाली हुई होती है, वो थोड़ा ग्लैमर दिखाने के लिए, ठीक है ना, उन ऑडियंस के लिए जो गाने पसंद करते हैं थोड़े, वो तो हाँ नहीं, हम थोड़े से वो आशिकी मिजाज के भी है ना, थोड़े से हिंदुस्तान में सारे हम लोग, तो जब तक ये फ्लेवर बीच में नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा। एक कट्टर फौजी दिखाना है, कट्टर, बट एक हीरोइन भी होनी चाहिए। कौन? नहीं, वो विक्रम, वो तो रियल स्टोरी है। तो मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कई फिल्मों की बात कर रहा हूँ जहां पे हीरोइन की जरूरत नहीं होती, बट वो बस वैसे बहुत है जी, ना फेरिस लग जाएगी लंबी। अच्छा जी, खैर, तो ये होता है आपका स्टोरी लाइन। जब स्टोरी लाइन मिल जाता है, उसके बाद आता है इसमें चौथा पार्ट, हम उसे कहते हैं स्क्रिप्ट। हाँ जी, हाँ हाँ, महंगी नहीं, नॉवल महंगे ही होते हैं। जो बाहर के नॉवल है ना, जैसे मैं एक नॉवल का नाम लेता हूँ, पब्लिशर का पेंगुइन, तो पेंगुइन के आप नॉवल लेने जाओगे ना, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, और उसके फिर नकली भी मिलते हैं वर्जन, ठीक है, वो आपको सस्ते मिल जाएंगे, 250-300 में मिल जाएगा वो, मगर वो पन्ने में फर्क होता है, क्वालिटी बड़ी खराब सी होती है, प्रिंटिंग टेढ़ी जा रही होती है, लाइक दैट। तो ये चीजें होती हैं। ये तो मैंने स्टोरी लाइन आपको बताया है। स्टोरी लाइन आपकी, आप नेटफ्लिक्स पे चले जाओ ना, आप कोई फिल्म देखते हो, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा होता है, तो हमें आइडिया होता है हाँ ये फिल्म कैसी है, किसके इर्द गिर्द घूम रही है फिल्म। ठीक है जी, अब स्टोरी लाइन हो गया, अब लिखी जाती है स्क्रिप्ट। अब रोशन साहब क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट राइटर को बुलाएंगे, देख भाई मेरा बेटा इसमें बनेगा सुपर हीरो, हिंदुस्तान का पहला, अब इसमें डाल विलेन, इसमें डाल हीरोइन, इसमें डाल उसकी माँ या बाप जो भी है, बनाओ फिल्म, गाने होने चाहिए मस्त, ठीक है, क्योंकि मेरा बेटा डांस बहुत अच्छा करता है। हाँ, तो स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट इज बेसिकली, इट इज लाइक अ नॉवल। ये नॉवल होता है जी। जैसे मैंने बोला कि आप नॉवल, आप नहीं आपने पढ़े होंगे कभी, नॉवल लिखने वाले लोग इतने कलाकार लोग होते हैं, इतने कलाकार लोग होते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल बिलीव भी नहीं करेंगे। आप जब पढ़ने लगेंगे ना नॉवल, आपको लगेगा आप वहीं पर हैं, आप इतने खो जाओगे उसमें। तो जैसे नॉवल में, टिपिकल नॉवल लेता हूं, वो नौजवान हल्के हल्के कदमों के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ता है और दरवाजे को हल्का सा धक्का देता है, दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है, तो चरमराने की आवाज आपके कानों में आ गई, हाँ, अंदर घुप अंधेरा होता है, वो अपने जेब में हाथ डालता है और उसमें से रिवॉल्वर निकाल लेता है, किसी भी अनहोनी को घटित होने से पहले तैयारी कर लेता है। अंदर पहुंचते ही एक तेज चीख उसके सामने आती है, तो आपके भी अंदर आई, तो आप वो हर चीज को महसूस कर रहे होते हैं। इनका लिखने का स्टाइल जबरदस्त होता है इन लोगों का, जबरदस्त। ये तो मैंने बड़ी एक सस्ते लेवल की स्टोरी बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, नहीं तो जो बहुत ही नॉवल होता है वो दे आर ब्यूटीफुल। अब जैसे एक फिल्म आई थी शिंडलर्स लिस्ट, एक वॉर मूवी है शिंडलर्स लिस्ट, वर्ल्ड वॉर 2 की, उसका सबसे पहले मैंने नॉवल पढ़ा था, एक्सीलेंट फैबुलस। तो शिंडलर्स लिस्ट मूवी देखें, बहुत जबरदस्त मूवी है, और उसमें दिखाया गया कि वॉर के टाइम पे क्या हुआ था।
उसमें ये था कि एक जर्मन, एक नाजी, नाजी नाजी जानते हैं ना, नाजी। तो एक नाजी, एक जर्मन, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो नाजी पार्टी का होता है। वो किस तरह जर्मन से कितने हजार यहूदियों को निकाल कर लेकर आता है सेफ डेथ कैंप में से। तो आज भी जेरूसलम में, इजराइल के अंदर उसको उसको रिस्पेक्ट देते हैं। उसकी कब्र पर जाके रोज जो इजरायली हैं हर साल उसको, उसके वहां पूजा होती है, उसको विश करने जाते हैं, जबकि वो नाजी था। तो बहुत जबरदस्त स्टोरी है, बहुत जबरदस्त। तो खैर, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट के ऊपर फिल्में बनती हैं, नॉवल के ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं। जैसे मैंने अभी इसका शिंडलर लिस्ट बोला था, या टाइटैनिक हो गया। बट नॉवल लेकर कभी डायरेक्टर फिल्म नहीं बनाता है। ये ऐसा नहीं है कि सेट के ऊपर नॉवल लेके बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इस नॉवल का क्या निकाला जाता है, हम उसे कहते हैं स्क्रीन प्ले। पटकथा लिखी जाती है कि पर्दे पे ऐसे दिखाया जाएगा उस कहानी को। स्क्रीन प्ले आपकी पूरी नॉवल की रूह होती है, फिल्म की रूह जिसे कहते हैं। अगर स्क्रीन प्ले कमजोर है तो आपकी फिल्म पिट जाएगी बुरी तरह। एक फिल्म आई थी, जिक्र हमेशा मैं करता हूं, उस फिल्म का नाम था एकलव्य। दिस वन अ फैंटास्टिक मूवी, और इसमें सारे जबरदस्त एक्टर्स थे। एकलव्य एक रॉयल बॉडीगार्ड के ऊपर थी, जो अपनी पूरी तमाम उम्र एक रजवाड़ों के लिए समर्पित कर देता है। वो अपने बेटे को नहीं देखता, किसी को नहीं देखता, वफादारी दिखाई है इसकी। जबरदस्त मूवी है ये, और जबरदस्त इसके सिनेमाटोग्राफी है। पहली फिल्म थी जिसमें स्टोरी बोर्डिंग को इस्तेमाल किया गया। पहली फिल्म थी जिसके अंदर मैट बैकग्राउंड्स थे। इसको बनाने वाले थे विदु विनोद चोपड़ा। ये फिल्म इसलिए पिट गई क्योंकि इसका स्टोरी लाइन बहुत कमजोर था। पटकथा, सॉरी स्टोरी लाइन नहीं, स्क्रीन प्ले बहुत कमजोर था। आपने देखा होगा जब फिल्मों के अवार्ड दिए जाते हैं उसमें ये भी पुकारा जाता है, द बेस्ट स्क्रीन प्ले गोज टू। अब जैसे एक स्क्रीन प्ले लिखा गया था एक ऐसी फिल्म के लिए जो बरसों तक चली थी, 70s की फिल्म थी, उसका नाम था शोले। जावेद अख्तर उसने लिखा था। वो बरसों तक फिल्म चली, बरसों तक। वो उसका स्क्रीन प्ले, हर किरदार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे नहीं बीच में हमें घुसा दिया। हर किरदार का रोल, वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब उसका रोल खत्म हो गया फिल्म से, एक्सेलेंट। हाँ एग्जैक्टली। इसमें एकलव्य में कब कौन आ रहा है, जा रहा है, कब है, क्यों चला गया, आप हैरान हो जाएंगे। अरे इसकी तो शख्सियत इतनी स्ट्रांग थी, ये कैसे हो गया, ये गायब क्यों हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं कहानी के अंदर। कहानी जबरदस्त है, बट उसको फिल्माया गया है, वो जो उसका स्टोरी जो लाइन थी वो खराब कर दी सारी, पटकथा खराब कर दी। इसको ऑस्कर के लिए भेजा जा रहा था, नॉमिनेशन के लिए, इसे नॉमिनेशन भी नहीं मिला। तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा इन द टर्म्स ऑफ बैड स्क्रीन प्ले। उस एवज पे देखिएगा इसे, आपको समझ में आ जाएगी कि बैड स्क्रीन प्ले क्या होता है। स्क्रीन प्ले अच्छा है तो आप ऑडियंस को सीट पे बिठा कर रखेंगे, वो उठेंगे नहीं तो बातें करेंगे, मम्मी पापा। खैर, स्क्रीन प्ले इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ फिल्म। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, लिटरेचर के अंदर ही आपका स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग, स्टोरी बोर्ड जानते हैं क्या है?
स्टोरी बोर्डिंग इज अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फिल्म। एक फिल्म आई थी टॉय स्टोरी, ठीक है ना, तो टॉय स्टोरी का स्टोरी बोर्डिंग ये देख रहे हैं। हाँ, इट इज अ कॉमिक बेसिकली, ट्रू, इट इज लाइक अ कॉमिक। तो इसमें हर सीन के बारे में होता है, वो सीन में क्या हो रहा है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी गई होती है, कैमरा एंगल क्या है, ये वो फलाना ढमकाना, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कौन सा है, क्या है, अपर लॉन्ग शॉट है, कैसा है, तो वो सारा बयां होता है। तो इसमें ज्यादातर फाइन आर्ट्स के लोग होते हैं जो इसे बनाते हैं, दोज हु आर वेरी गुड विद देयर ड्राइंग स्किल्स। वहां पर तो सिनेमा, जब फिल्में जो बनती हैं, जो लाइव सिनेमा होता है, उसके भी स्टोरी बोर्डिंग बनती है। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ पे सिर्फ जो कार्टून फिल्में बनती हैं, एनिमेटेड मूवी, उन्हीं का स्टोरी बोर्डिंग होता है। जो लाइव सिनेमा है उसका स्टोरी बोर्ड यहाँ नहीं बनता। हाँ, ये मैं नहीं कहता कि अभी आई थी बाहुबली वगैरह, उसका स्टोरी बोर्ड हुआ था कि नहीं, उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने उसके बारे में पता नहीं किया फ्रेंकली स्पीकिंग। शायद बना होगा क्योंकि उसमें अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट थी बहुत ज्यादा। तो जहां पर ये अंग्रेज घुस जाते हैं वो फिर बहुत प्रिसाइज होते हैं हर चीज में। देखो यार, सिंपल सी बात है, हम लोग उनसे हर चीज को कॉपी करते हैं। हम जीन्स पहनते हैं, हम टैटू करते हैं, हम बाल वो छतरमुर्ग वाले बनाते हैं, ठीक है, फिर पेंटें आजकल लोग ऊपर ऊपर पहनते हैं, मेरे को समझ नहीं आया क्यों पहनते हैं। तो हम उनकी हर चीज को कॉपी करते हैं, तो उनके दिमाग को क्यों नहीं करते हम कॉपी? बस यही प्रॉब्लम है। तो खैर आज इतना ही फिलहाल। हम इसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। स्टोरी बोर्डिंग मैंने लास्ट किया था, दैट इज यहाँ पर लिटरेचर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन दोनों खत्म हो जाएगा। प्रोडक्शन पाइपलाइन नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश कर देंगे, और हम टेक्निकल, और नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी क्रिटिकल, ठीक है, और फिर हम उससे नेक्स्ट क्लास में हम आ जाएंगे किस पे, सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे, ठीक है।